हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट। तो जैसे कि हमने देखा कि 6 पार्ट के अंदर हमने कम्प्लीटली चैप्टर नंबर 8 थर्ड यूनिट चैप्टर नंबर 8 से हमने कवर कर लिया है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसके बाद इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 9 की, जैसे आपको पता है कि 8, 9 और 10 एक यूनिट है सेल, उसके अंदर इंक्लूडेड है 8, 9, 10। तो हम 9 चैप्टर को शुरू कर रहे हैं। होप आपको पिछला चैप्टर समझ में आया होगा और इसको कंटिन्यू करते हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर के अंदर है क्या, बेसिकली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे कि ये इम्पोर्टेंट किस वजह से है और इसके कॉमन लाइफ के अंदर इसका क्या यूज़ है। तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आप समझ रहे होंगे लाइन टू लाइन। तो इसके अंदर दो चीज़ें लिखी हैं, एक है बायो, एक है मोलिक्यूल। तो इसको कहते हैं बायो मोलिक्यूल। बायो मतलब आपको पता है लिविंग, और मोलिक्यूल्स का मतलब आपको पता है केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा है कि जैसे कंपाउंड्स होते हैं, जब कंपाउंड्स वगैरह जो सब चीज़ें एक मोलिक्यूल होता है लाइक H2O। तो इसके अंदर हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, या फिर आप मान लीजिए CONH2 NH2। तो आप यूरिया वगैरह देखते हैं, तो इनको भी आप कंपाउंड बोलते हैं, और इन कंपाउंड्स को हम मॉलिक्यूल को टर्म में ले लेते हैं, मॉलिक्यूल जैसे टर्म ले लेते हैं। तो हम ये सब चीज़ देखते हैं। तो इसके अंदर हमें बेसिकली केमिकल्स का पता चलेगा। केमिकल इन द सेंस कि मतलब हम किस किस चीज़ से मेडअप हैं, प्लांट्स किस से बने हुए हैं, कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो कि इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप सब समझेंगे। लेट्स स्टार्ट। तो इसको पहले तो ये देख लेते हैं कितने सेक्शन में डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड किया गया है, 1 मिनट में रेड कलर यूज़ कर लेता हूँ, कि एनालिसिस कैसे होती है, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। सेकंड इसके में बताया गया कि भाई प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं कौन कौन से, फिर उनके अंदर पाए जाते प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड एंड कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकेज, यानी मोनोमर्स जो पॉलीमर्स हैं, मोनोमर की जुड़ जुड़ के जो पॉलीमर बनते हैं तो उनके बीच के लिंकेज कैसे हैं, केमिकली कैसे बने हैं। फिर आते हैं हम डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे जो बॉडी की स्टेट है वो इक्विलिब्रियम नहीं है, वो डायनेमिक में रहती है, हमेशा इधर से उधर होती है, कभी भी इक्विलिब्रियम पोजीशन रेन नहीं करती। तो वो डायनेमिक स्टेट कैसी है, उसकी कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म क्या है, कि भाई कैसी रिएक्शंस कैरी आउट हो रही हैं, कैसी रिएक्शन से यूज़ हो रही हैं, किन किन रिएक्शन से क्या क्या प्रोडक्ट बन रहे हैं। फिर उसके बाद आते हैं मेटाबॉलिक बेसिस ऑफ लिविंग, कि भाई जो जिंदा है उसका हर एक का मेटाबॉलिक का बेस क्या है, या मेटाबॉलिज्म कैसे क्या होने लग रहा है। फिर लिविंग स्टेट को जानते हैं कि जिंदा का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने सेल के अंदर देखा था कि एक लिविंग है, हमने बोला सेल इज़ ए लिविंग। तो हम ये देखेंगे कि वो लिविंग कैसे हैं। और फिर आते हैं हमारे लास्ट फाइनल एंजाइम्स। तो इस चैप्टर के अंदर इनको कवर करेंगे। आई होप आप मेरा साथ देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो मैं गारंटी, खैर गारंटी तो जीनियर बनने की नहीं है, जो पढ़ेगा पर इतनी पक्का विश्वास है कि जो पढ़ेगा वो बेहतरीन परफॉर्म करके आएगा, चाहे वो कहीं भी जाए, चाहे वो नीट के अंदर जाए, या अपनी डेली लाइफ के अंदर रहे, या किसी अदर एग्ज़ाम के अंदर जाए, या कोई नॉलेज के लिए पढ़ रहा है तो नॉलेज के लिए, तो वो हर जगह आपको काम आएगा। तो हम चलते हैं लाइन टू लाइन, जैसे बताया वैसे NCERT से हम चलेंगे। तो पहले इसका पैराग्राफ का एनालाइज कर देता हूँ, कि जो इसके अंदर बताया गया है कि भाई लिविंग जो टिश्यू है उसको निकाला, और जो टिश्यू वगैरह देखे गए हैं निकाला, उसके बाद एलिमेंट सर्च किए गए, कौन कौन से एटम सर्च किए गए, कौन कौन से एटम से बना हुआ है, और ये कैसे निकालते हैं, और ये बेसिक मतलब इसका बताया गया कि बायोमोलिक्यूल हम करेंगे क्या। तो हम चलते हैं लाइन टू लाइन। देयर इज़ ए वाइड डाइवर्सिटी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। जैसे कि आपको पता है कि जो पूरी अर्थ है, ग्लोब है, तो जो इसका बायोस्फीयर है, यानी कि जहाँ लिविंग स्टेट एग्जिस्ट करती है, तो उसके अंदर डाइवर्सिफाइड है, यानी कि वो पानी के अंदर भी है, सॉइल में भी है, वो हाइड्रोथर्मल्स, जो मतलब हाइड्रोथर्मल्स का मतलब है जिनका टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड
मेंटेन रहता है थर्मल्स का, यानी कि पानी का, जो कि हम हॉट वाटर स्प्रिंग बोलते हैं, जो जापान है, इंडोनेशिया है, या उस तरफ का जो लगती हुई बाउंड्री है, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके नीचे लावा है, और उस लावा की वजह से वो पानी गर्म होकर बाहर आता रहता है। तो वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं। और ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं आपके अंटार्कटिका के अंदर और अमेजोन रेन फॉरेस्ट के अंदर। लगभग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ के ऊपर हर कहीं हैं। इवन आपकी एयर के अंदर भी कुछ ना कुछ वायरस और बैक्टीरिया घूम रहे होंगे। तो इनके अंदर क्या क्या चीज़ें सिमिलर हैं ये बताया गया है, और केमिकल क्या है। नाउ ए क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड, हम सबके मन में आएगा, ऑल लिविंग आर मेड अप ऑफ द सेम केमिकल, क्या सभी के सभी सेम केमिकल से बने हैं? यानी कि भाई मान लीजिए मेरी बॉडी या किसी बैक्टीरिया की, या फिर आप किसी और ऑर्गेनिज्म, जैसे कि भाई आप प्लांट ले लीजिए या फंगी ले लीजिए या यूग्लिनोइड्स ले लीजिए, तो इनकी बॉडी क्या सेम केमिकल से बनी हुई है, सेम कंपाउंड से बनी हुई है, सेम एलिमेंट से बनी हुई है? तो आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा है, परफॉर्म भी किया होगा, आपने कहीं लैब विजिट की होगी, तो अलग अलग केमिकल्स डाल के आपने देखा होगा कि भाई किसी केमिकल को पहचानने के लिए कैसा कलर शो करता है। जैसे आयरन की रिंग कब फॉर्म, ब्राउन रिंग जो फॉर्मेशन होती है वो कब फॉर्मेशन होती है, या फिर अल्कीन अल्काइंस हैं तो उनके अंदर डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है। और आपने वूज रिएक्शंस वगैरह पढ़ी होंगी। जो अब मैं केमिस्ट्री के अंदर नहीं जाता हूँ, मैं बायो में ही रहता हूँ, वरना केमिस्ट्री में चले जाएंगे। तो इसका बेसिक मतलब यही है। तो हम कैसे करते हैं, तो वी हैव लर्नड इन केमिस्ट्री एनालिसिस वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू एनिमल माइक्रोबियल देखिए ये जैसे कि आपने केमिस्ट्री में की है, सेम उसी तरीके से अब हम इसके अंदर करेंगे। यानी कि क्या क्या लेंगे हम, प्लांट का टिश्यू ले सकते हैं, एनिमल का टिश्यू ले सकते हैं, या कोई माइक्रोबियल पेस्ट, यानी कि हमने किसी पेट डिश में कोई बैक्टीरिया वगैरह ग्रोथ करवा ली और उसका हमने ले लिया। वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ, भाई हमने एक लिस्ट निकाली और इस लिस्ट में हमने कंपाउंड रखे। तो हमने कंपाउंड जो रखे तो उसमें हमारा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो और भी अदर निकल के आए। तो ये तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ये CH एलिमेंट है। ये एलिमेंट आप हर जगह आपको ये एलिमेंट मिलेंगे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के आप अंदर आपको ये एलिमेंट मिलेंगे, फिक्स है। क्योंकि जो एग्जिस्टेंस है वो बिना कार्बन और हाइड्रोजन के नहीं हो सकती है, बिना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के नहीं हो सकती। ये आपको पता है कि जहाँ पानी होता है तो उसके अंदर H2 होता है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर होना बहुत ज़रूरी है। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए पानी तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हम पढ़ते हैं अगला, सर्वल अदर एंड देयर रेस्पेक्टिव कंसेप्ट पर यूनिट मास ऑन द लिविंग टिश्यू। हमने ये देखा कि भाई एक लिविंग टिश्यू लिया, सॉरी कहीं बाहर से आवाज़ आ रही है, सॉरी उसके लिए। हमने एक लिविंग टिश्यू लिया और पर यूनिट मास ऑफ द लिविंग टिश्यू हमने ले लिया, और उसके अंदर देखा गया कि भाई कार्बन किसके अंदर ज़्यादा था, किसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी, या किसके अंदर हाइड्रोजन ज़्यादा थी। तो ये हम अलग अलग निकाल के लाए, पर ये तीनों मिले थे। इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, और हमने सेम भाई मिट्टी का टुकड़ा उठा लिया। ये मिट्टी का टुकड़ा क्या है, एक जितनी ग्राम हमने वो लिया उतना ही मिट्टी ले ली। एग्जाम्पल नॉन लिविंग, जो कि नॉन लिविंग मैटर है, या पहाड़ का टुकड़ा ले, पहाड़ बोल रहा, पत्थर का टुकड़ा ले लीजिए, कोई मिट्टी का टुकड़ा ले लीजिए, या फिर आपको जो भी अच्छा लगे, कोई पानी ले लीजिए, जो भी नॉन लिविंग थिंग लगे आपको उसको उठा लीजिए। वी ऑब्टेन सिमिलर, उसके अंदर भी हमको यही एलिमेंट मिलेंगे। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑफ द टू लिस्ट, हाँ इन दोनों लिस्ट में अंतर क्या था। इन दी एब्सोल्यूट टर्म, यानी कि सीधी सीधी बात भाषा में बात करें तो नो सच डिफरेंस वुड बी मेड आउट, कोई हमें नहीं डिफरेंस पता चला। ये याद रखिए, हमें कोई डिफरेंस पता नहीं चला। तो हमारे जैसे फिलोसफी भी हैं, वो भी कहते हैं कि भाई हम 5 महाभूतों से बने हुए हैं, जल, वायु, अग्नि, और मैं शायद स्किप कर गया हूँ एक दो, जो भी, धरा, धरती, भूमि, जल, वायु, अग्नि, भूमि, और एक और है मेरे को याद नहीं। तो उन 5 महाभूतों से बने हुए हैं। तो सेम चीज़ हमें केमिकली एनालिसिस करने पर भी मिली कि जो अर्थ क्रस्ट है, जो उसके अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है, वही एलिमेंट हमारे अंदर भी प्रेजेंट है, कोई अलग नहीं थे। ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट ऑल्सो प्रेजेंट इन द सेम ऑफ द लिविंग टिश्यू। हाउएवर क्लोजर एग्जामिनेशन, जब हमने और नज़दीक से देखे
तो हमने रिलेटिवली अबंडेंस ऑफ द कार्बन ऑन हाइड्रोजन विद रिस्पेक्ट, देखो जब हमने दोनों की गहराई से नापा भाई किसके अंदर ज़्यादा और किसके अंदर कम, तो हाइड्रोजन और कार्बन है ये लीविंग के अंदर LVING लीविंग के अंदर ज़्यादा मिले देन अर्थ क्रस्ट, यानी कि अर्थ क्रस्ट से ज़्यादा लीविंग के अंदर हमें ज़्यादा मिले देन इन द अर्थ क्रस्ट। ये आपको बताया गया है, जो टेबल है आगे वो पढ़ेंगे तब उसमें अच्छे से वो पता चलेगा। अब बोलते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, वी कैन कंटिन्यूस टॉकिंग इन द सेम वे दैट व्हाट हैपन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई किस किस प्रकार के ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग के अंदर। हाउ डज वन वुड अबाउट फाइंड द आंसर, टू गेट द आंसर वन परफॉर्म ए केमिकल। देखिए मैं आपको इसका बताता हूँ कि इसके अंदर हुआ है एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। तो ये कहते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट आप अपने लैब में भी कंडक्ट कर सकते हैं। आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक तो ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड चाहिए। तो वो क्यों चाहिए वो मैं बताऊँगा, वो छानने के लिए बेसिकली काम करता है। और आपको क्या चाहिए, ग्राइंडर चाहिए, एक मीट का टुकड़ा या फिर मांस का टुकड़ा या कुछ पत्ते ये चाहिए। आप इन सबको क्या करें, ग्राइंड कर लें, अच्छे से कूट लें। अगर पत्ते हैं तो उनको अच्छे से कूट लें या ग्राइंड कर लें, और मांस का टुकड़ा है तो उसको भी कूट लें, ग्राइंड कर लें। और फिर क्या करना है, आपको एक फ़िल्टर पेपर लेना है और फिल्टर पेपर के ऊपर आपको लगा देना है। और फिर उसके अंदर क्या करना है, आपको एसिटिक बोला, ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आप सबको पता है, बस उसके साथ 3 क्लोरीन और मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तो उसको बोलते हैं ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड। जैसे एसिटिक एसिड होता है आपका सिंपल CH3COOH, तो ये आपका सिंपल जो एसिटिक एसिड होता है। और उसके अंदर क्या होगा, क्लोरीन जोड़ देंगे, 3 हाइड्रोजन को रिमूव करवा के 3 क्लोरीन जोड़ देंगे C के साथ, कार्बन के साथ, तो आपको ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड हो जाएगा। और इसको आप उसके अंदर जब डाल के करेंगे तो कुछ पार्ट होगा जो उसके एसिड के साथ नीचे चला जाएगा, कुछ पार्ट ऐसा होगा जो ऊपर रह जाएगा, यानी कि फ़िल्टर पेपर पे रह जाएगा। तो अब हम देखते हैं कौन सा फ़िल्टर के पेपर पे रह जाता है और कौन सा नहीं। तो मैं बता देता हूँ, जो फ़िल्टर पेपर पे रह जाता है उसको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल देंगे, जो उसके अंदर नीचे चला गया उसको माइक्रोमोलिक्यूल्स बोल देंगे। फिर एक कंसेप्ट आएगा डाल्टन्स का कि भाई इतने डाल्टन यूनिट होना चाहिए लगभग, भाई 10,000 डाल्टन से जो ऊपर होगा उसको हम मैक्रो बोलेंगे। फिर आप कहेंगे कि भाई फैट के अंदर ये नहीं निकल के आया, परंतु फैट इनसोल्यूबल होती है, जो आप सबको पता है, लाइक डिजोल लाइक एसिटिक एसिड में वो सोल्यूबल नहीं होती है, वो पोलर मॉलिक्यूल है, वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, रिपेल कर देता है और फिर फैट ऊपर रह जाती है, हालांकि उसका मास कम है। तो उसके बावजूद भी हम उसको कंसिडर करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल के अंदर, क्योंकि वो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बॉडी बोला जाता है। तो इस वजह से चलो आप आगे पढ़ते लाइन लाइन उसके अंदर बता देंगे। वी कैन टेक ए लिविंग टिश्यू वेजिटेबल ए पीस ऑफ लीवर, कोई भी चीज़ ले दी, ग्राइंड एंड इट इन ट्राईक्लोरिक एसिटिक एसिड यूजिंग मोटर पैलेट, यानी कि ट्राईक्लोरिक एसिटिक एसिड डाला, मोटर पैलेट मोटर चला दी या फिर आपने पैलेट से कूट दिया उसको। वी ऑब्टेन्ड थिक स्लरी, आपको पता है मेरे पास एक मास का लोथड़ा सा थिक स्लरी, यानी कि स्लरी का मतलब आप समझ ले कीचड़ टाइप जैसा होता है, हाईवी कीचड़ जिसको बोलते हैं, तो इस स्लरी से आपको मिल जाएगी। इफ़ वी वर स्टेन 3 दिस थोड़ा चीज़ क्लॉथ, जो मैं बोल रहा हूँ चीज़ क्लॉथ यानी कि सूती कपड़ा और कॉटन, या फिर आप उसको फ़िल्टर पेपर भी ले सकते हैं। वी ऑब्टेन 2 फ्रैक्शन, तो यानी कि आप ये मानिए कि ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर के ऊपर हमने एक कपड़ा रख दिया है, इसके ऊपर हमने ये ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड प्लस लिविंग टिश्यू जो था उसको ग्राइंड करके इस पर डाला, तो कुछ चीज़ यहाँ एसिटिक एसिड के साथ आ जाएंगी और कुछ चीज़ यहाँ ऊपर रह जाएंगी, कुछ नीचे चली गई कुछ ऊपर रह गई। तो जो ऊपर रह गई उसको मैक्रोमोलिक्यूल बोल देंगे क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट में थी, और जो नहीं रह पाई उसको माइक्रोमोलिक्यूल बोल देंगे क्योंकि वो कम अमाउंट में थी। वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट फॉर मोर टेक्निकली दैट एसिड सोल्यूबल, अगर जो ऊपर नहीं रही जो उसके अंदर चली गई तो उसको टेक्निकली एसिड सोल्यूबल, यानी कि जो एसिड में घुल गई तो नीचे चली गई, या एसिड पूल बोलते हैं। सेकेंड रिलेशन टू जो भाई एसिड इनसोल्यूबल थी उसको फ्रैक्शन को एसिड इनसोल्यूबल बोल देंगे। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोल्यूबल, यानी कि इसके अंदर जो थे उसमें बहुत से कंपाउंड मिले, हजारों कंपाउंड मिले। तो जो ऊपर नीचे मेन हम उनको ही पढ़ेंगे, जो नीचे चले गए उनको इतना हम एनालाइज नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लाइन पर। जैसे कि आपको पता है कि
कि वो जहाँ उसने टेबल बताई थी, इस टेबल को थोड़ा लर्न कर लिए। मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर लर्न करने की चीज़ है भी क्या। तो ये देख रखा है भाई अर्थ क्रस्ट और ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो आप ये देखिए कि जो कार्बन है वो अर्थ क्रस्ट के अंदर तो 0.03 है, जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर वो 18.5। ये वेट है। अब इसका परसेंटेज वेट है ये, अगर टोटल इतना लिया तो उसका कितना परसेंटेज निकल के आया है। तो सबसे ज़्यादा क्या मिला हमें, सबसे ज़्यादा डिफेंस मिला, ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा डिफेंस मिला था इसके अंदर, कार्बन के अंदर। फिर सबसे ज़्यादा आपको मिली अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन, ये आप साफ साफ देख सकते हैं। और जो सबसे ही कम जो हमारी बॉडी के अंदर मिला वो सिलिकॉन, नेग्लिजिबल, वो ना के बराबर मिला। और मैग्नीशियम देखिए वो तो भी बहुत कम मिला, जो ज़्यादा मिला वो 2 थी। तो आप इन 2 एलिमेंट को पक्का याद कर लीजिए कि अर्थ क्रस्ट के अंदर ये 46% ऑक्सीजन थी, जबकि बॉडी के अंदर 85 है। कार्बन 0.03% है, जबकि बॉडी के अंदर ये 18.5%। आप ये देखिए कितनी ज़्यादा परसेंट आ रहा है, ये ज़्यादा कितनी ज़्यादा परसेंट आ रहा है। तो ये जो टेबल है वो किसने रिलीज़ की है, यूनिवर्सिटी प्रेस हैदराबाद, अडेप्टेड फ्रॉम CNR राव, अंडरस्टैंडिंग द केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को CNR राव कोई हैं प्रोफेसर, जो यूनिवर्सिटी प्रेस के हैं हैदराबाद, उन्होंने रिलीज़ की है, या फिर ये यूनिवर्सिटी होगी। अब देख लीजिएगा, मेन हमारा है मकसद ये डाटा। तो ये हमने वहाँ पढ़ा, इन हायर क्लासेस यू विल लर्न अबाउट टू एनालाइज द लिविंग सैंपल टिश्यू आइडेंटिफाई ए पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, आप जैसे कि BSc करते हैं या फिर MSc करते हैं या फिर आप डॉक्टर बनते हैं, तो आपको परफॉर्म कराए जाएंगे कि भाई किसी चीज़ को आप कंपाउंड को अलग कैसे कर सकते हैं या डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं अलग अलग केमिकल्स डालकर। तो वो आपको हायर क्लास में पढ़ाएंगे, अभी इसके लिए ज़रूरी नहीं है। It will suffice to say that there is the one extract compound, then the subject of extract varies separation. Technique will have to separate the compound from all other। हाँ, ये बड़े अलग अलग प्रकार की टेक्निक होती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक हो गई, अगर आपको ऑन द बेसिस ऑफ मास निकालना है तो सेंट्रीफ्यूगेशन हो गई, या आपको कुछ हायर लेवल पे जाना है, किसी मॉलिक्यूल को देखना है तो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी ले आओगे। फिर स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी टाइप होते हैं अलग अलग, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड। यदि आपको बॉन्ड देखना है, शेप देखने हैं, शेप और साइज़ देखना है मॉलिक्यूल का, तो आप भाई इंफ्रारेड यूज़ कर लोगे। यूवी यूज़ करते हैं कि भाई आपको एनर्जी लेवल देखनी है किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर, एटम की पोजीशंस देखनी है, तो यूवी, मतलब हाई क्लासेस के अंदर की बात है। फिलहाल हम यही करते हैं। इन अदर वर्ड, वन आइसोलेट एंड प्योरीफाई द कंपाउंड, आप उनको आइसोलेट करोगे और प्योरीफाई करोगे। एनालिटिकली टेक्निक्स व्हेन अप्लाई टू द कंपाउंड गिव एन आइडिया फॉर मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ द प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। जैसे आप उनको निकाल लोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा एनालाइज करने में आसानी हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है। तो हम चलते हैं, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम ए लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल। ये लाइन अंडरस्टैंड कर लीजिए, अंडरस्टैंड बोल रहा है, इस लाइन को आप एक प्रकार से हाईलाइट कर लीजिए। इसको लाइन को हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है, ये लाइन हाईलाइट करनी बहुत ज़रूरी थी, तो इस लाइन को आप हाईलाइट कर लीजिएगा। तो प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल। जो भी कार्बन के कंपाउंड हमें मिले हैं लिविंग से, उन सब को हम बायोमोलिक्यूल बोलते हैं। किसके कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड, यानी कि किसी भी प्रकार से उसके अंदर कार्बन अगर फिट है कंपाउंड के अंदर तो वो सब बायोमोलिक्यूल में काउंट किए जाएंगे, जो लिविंग के अंदर से प्राप्त हुए हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन हैव ऑल्सो एन इनऑर्गेनिक एलिमेंट कंपाउंड इन, भाई देखो जैसे कि हम बोलते हैं कि सोडियम पोटाशियम हमारे पास पंप हैं, हमने पिछले सेल में पढ़े थे, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट उनका कैरी आउट, वो उनका क्या बोलते हैं उसको, अपटेक और इनटेक करवाता है सेल के अंदर। तो वो एक प्रकार से वो मिनरल्स वगैरह हैं जो कि नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। स्लाइटली डिफरेंट बट द डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ डन, मतलब थोड़ा सा अलग बट एक अजीब से एक्सपेरिमेंट हुआ। वन वेट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू सेज लीफ एंड लीवर, दिस इज कॉल्ड वेट। देखा, यदि आप एक काम कीजिए कि आज आप अगर लेके आते हैं कोई लिविंग टिश्यू या लीफ ले लेते हैं, उसका वेट कर लीजिए भाई, मान लीजिए उसका वेट निकला 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम का वेट है। फिर आपने क्या किया, वो धूप में रख दिया, तब क्या होगा कि लॉस हो जाएगा H2O का,
पानी का लॉस हो चुका, ड्राई हो गया। ऑल वाटर इवेपोरेट, द रिमेनिंग मटेरियल गिव ए ड्राई वेट, तो आपको इसको दोबारा नापोगे तो ड्राई वेट आएगा। नाउ इफ़ दिस टिश्यू इज़ फुल्ली बर्नड, यानी कि अब क्या क्या आपने इसके नीचे बर्न भी कर दिया, तो इसके अंदर से क्या निकल गया, पानी निकल गया था, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में वो भी निकल गए। कार्बन कंपाउंड आर ऑक्साइड टू गैसियस कार्बन और वाटर वेपर एंड रिमूव इट, वट रिमेन इज कॉल्ड, जो बची वो राख। और राख के अंदर क्या पाएंगे, आपके मिनरल्स, क्योंकि मिनरल्स तो हैं भी हैं, वो तो उड़ेंगे नहीं ना राख के अंदर, या फिर वो तो रिएक्ट नहीं करेंगे फायर के साथ, तो वो हमें मिलेंगे। तो ये देखिए कुछ हमें मिले हैं, जो सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर और अदर कंपाउंड लाइक NaCl, CaCO3, PO3, 4, SO4, तो ये हमें मिले हैं। और आप ये देखिए कि सब के सब हमें कैसे फॉर्म में मिले हैं, जो भी आपके ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है चार्ज फॉर्म में मिले हैं। अब ये देखिए ये हमें जो मिले हैं चार्ज फॉर्म में मिले हैं, तो इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी कंपाउंड के साथ एसोसिएट रहते हैं। The S contain an inorganic element calcium and magnesium. Inorganic compound like sulfate, phosphate, phosphate are also been in acid soluble, यानी कि वो घुल के नीचे चले गए थे। Therefore, elemental analysis give an element composition to living tissue from hydrogen, carbon, chlorine, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन एक्सेट्रा। तो ये अलग से इसके अंदर इसके अंदर इतना कोई ख़ास बातें हैं नहीं, बस यही इसके अंदर यही बताया गया है कि भाई ऑक्सीजन, क्लोरीन और कार्बन हैं, तो इन एलिमेंट के एनालिसिस करने के ऊपर हमें एक और फिगर मिली जो 9.1 मैंने ऊपर आपको दिखाई थी कि किस किस प्रकार के जैसे कार्बन कितने परसेंटेज है, वो कितना परसेंटेज है मैंने आपको पहले बता दिए, ये अब नीचे जाके इसके अंदर डिस्कस करेगा। तो while analysis the compound give an idea of a kind of organic and inorganic constant, कितने हैं कितने नहीं present in the living tissue. from chemistry point of view one can identify the functional group, like भाई अगर CHO है किसी कंपाउंड के साथ तो उसको एल्डिहाइड बोलेंगे, अगर उसके साथ ये आर डैश ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं, तो अगर कोई ऐसा कंपाउंड आपको मिल रहा है तो उसको कीटोनिक कंपाउंड बोलेंगे। या किसी के साथ आपकी बेंजीन रिंग या अदर रिंग है जो कि फिर एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे, कीटोन कंपाउंड, एल्डिहाइड कंपाउंड। बट फ्रॉम ए बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वी शैल क्लासीफाई देम इन अमीनो एसिड न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या कहते हैं कि जो ये आपके कंपाउंड हैं, अगर किसी के पास CHO ग्रुप है, किसी के पास कीटोन ग्रुप है, तो ये तो हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो फिर बायो में इनको क्या बोलेंगे। तो बायो में इन कंपाउंड्स की कंपोजिशंस के हिसाब से इनको अलग अलग नाम दिया गया है, लाइक फैटी एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस या अमीनो एसिड। अगर भाई मान लीजिए ऐसा कोई आपको स्ट्रक्चर मिलता है, ये वेरिएबल R मान लीजिए, COOH ये नेगेटिव मान लीजिए, और ये हाइड्रोजन, और ये आपका NH2 पॉजिटिव मान लीजिए, कोई ऐसा कंपाउंड है आपके पास, तो उसको अमीनो एसिड की कैटेगरी में रख दिया जाएगा कि उसको कोई एमिनो एसिड होगा। किसी के पास नेगेटिव है और ये लॉन्ग फैटी एसिड, तो इसको कार्बन साथ चढ़ने, इसको कहेंगे लॉन्ग फैटी एसिड चेन। इसके साथ क्या एक फैट की चेन है जो मैंने कार्बन और इसके साथ एक एसिडिक ग्रुप है, तो इसको लॉन्ग फैटी एसिडिक चेन बोल दिया जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हुए बात करते हैं, हर एक लाइन टू लाइन को मेंशन करते हुए चलते हैं। बिल्कुल सारा रेड हो गया था तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, अब थोड़ा अच्छे से दिखेगा। चलो मैं इसको थोड़ा और लाइट कर देता हूँ। अमीनो एसिड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स एन अमीनो ग्रुप, जिनके पास अमीनो ग्रुप होगा, यानी कि NH2 ग्रुप जिसको बोलते हैं, अमीनो ग्रुप्स होंगे। एसिडिक ग्रुप सब्स्टिट्यूट ऑन द सेम कार्बन, यानी कि जैसे मैंने बताया ये हो गया। ये अल्फ़ा कार्बन हो गया, यानी कि एक ये अल्फ़ा कार्बन बोल देते हैं इसको। और एंस दे आर कॉल्ड द अल्फ़ा अमीनो एसिड एंड सब्स्टिट्यूटेड द मीथेन, यानी कि मीथेन ग्रुप को हटा के कोई और R ग्रुप आके जुड़ जाता है, इसको हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है। ये इसको अल्फ़ा कार्बन बोल के इसको हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है, तो ये हो जाता है। 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ऑक्यूपाइंग द 4 वैलेंसीज। आपको पता है कि कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी है, एक R हो गया, एक H हो गया, एक NH2 हो गया, एक COOH नेगेटिव या COOH मान लीजिए,
ये हो गया। तो ये 4 अलग अलग डिफरेंट हो गए, तो इसको अकायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू आ जाते हैं, और बेसिकली इस चैप्टर में केमिस्ट्री ज़्यादा है, तो बच्चे इसको पढ़ने में कम प्रेफर भी करते हैं, बट इंटरेस्टिंग चैप्टर है सच में। यह भी थोड़ा सा बोरिंग लगता है, बाकी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। दीज आर हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमीनो एसिड एंड वेरिएबल ग्रुप डिजाइन बाय आर, मैंने आपको बना के दिखाया था। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप दीज अमीनो एसिड हाउएवर दोज विच आर इन प्रोटीन ओनली इन इट। ये भी बताता है कि ये 20 प्रकार के टोटल अमीनो एसिड्स हैं। अभी हालांकि रिसेंटली बढ़ती जा रहे हैं, 21, 22, 23, 26 तक शायद हो गई हैं ये। तो मेनली बेसिक 20 अमीनो एसिड हैं, जिसमें से 10 इसेंशियल हैं, 10 नॉन इसेंशियल हैं। इसेंशियल नॉन इसेंशियल किस बेसिस के ऊपर है? तो इसेंशियल का मतलब होता है कि वो अमीनो एसिड जो हमें बाहर से लेनी पड़ेंगी, यानी कि हमने जो बाहर से कंज्यूम करनी पड़ेंगी, खानी पड़ेंगी। जो अमीनो एसिड बाहर से हम खा लेते हैं उनको इसेंशियल अमीनो एसिड बोल देते हैं, और जो बॉडी सेल्फ मेक कर देती है, यानी कि सेल्फ कुक कर लेती है, सेल्फ बना लेती है, अपने आप बना लेती है, तो उनको नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड, यानी कि इसेंशियल अमीनो एसिड जो हम इनटेक करते हैं, और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड जो हम इनटेक नहीं करते और बॉडी सेल बना लेती है। तो ये इनके बेसिस के ऊपर है। इसको रब करते हुए हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। आई होप आपको सब समझ में आ रहा होगा। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो जैसे कि उसने बताया कि आर ग्रुप की प्रेजेंस के ऊपर अलग अलग फंक्शंस ग्रुप के ऊपर, देखिए मैं आपको ना बता देता हूँ कि ये है वो आपकी अमीनो एसिड। एक हाइड्रोजन जिन्होंने मैंने बताया था, एक आर फंक्शनल ग्रुप हो गया, COO नेगेटिव हो गया, एक आपके पास NH3 पॉजिटिव ग्रुप हो गया। तो ये कैसे हो सकता है? ये A फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है, B फॉर्म में भी, और C फॉर्म में भी। और B इज कॉल्ड द ज्विट्राइन। और ज्विट्राइन ये याद कर लीजिए बहुत बड़ा है। ज्विट्राइन वो होता है जिनके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज को एग्जिस्टेंस दिखाएं, यानी कि पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी, और एक ही साथ एक ही पॉइंट पर। आप देखिए पूरे कंपाउंड के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ एक साइड है। ऐसे बहुत कम कंपाउंड है जिनके ऊपर एक साथ आपको पॉजिटिव और नेगेटिव मिलेंगे। अब हम चलते हैं लाइन पर, इसको रब कर देते हूँ। अब हम चलते हैं द आर ग्रुप इन दिस, यानी कि जो ये आर ग्रुप है, आर ग्रुप वैसे आपको पता है एक वेरिएबल ही होते हैं। आर ग्रुप इज द प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड वुड बी हाइड्रोजन। अगर इसकी जगह आर की जगह हम हाइड्रोजन लगा लें तो वो प्रोटीनिशियस अमीनो एसिड, मतलब जो प्रोटीन जिनको हम बोलते हैं, तो वो जो प्रोटीन होती हैं वो इन अमीनो एसिड की कॉम्बिनेशन से बनती हैं। तो हाइड्रोजन लगाएं तो सबसे सिंपल अमीनो एसिड आ जाएगी, आपको पता है ये तो फिक्स हो गई। और आर को वेरिएबल करें तो सबसे सिंपल आर क्या होगा? हाइड्रोजन। तो जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है वो ग्लाइसिन है। अगर इसकी जगह CH3 मिथाइल लगा दें तो एलिनिन है। हाइड्रोक्सिल मिथाइल लगा दें तो सीरीन है। अब आप कुछ है हाइड्रोक्सिल मिथाइल, यानी कि मिथाइल के साथ हाइड्रोक्सिल ये लगा दें तो हाइड्रोक्सिल मिथाइल, जिसको हम सीरीन बोल देते हैं। एक मिनट आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि नेक्स्ट पेज के ऊपर आपको बताया भी है, ग्लाइसिन सिंपल हो गई, एनिलीन जिसके पास CH3 है, सीरीन जिसके पास CH2OH है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम चलते हैं लाइन के ऊपर अगेन। दीज केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड आर एसेंशियल ऑफ अमीनो कार्बोक्सिल एंड आर फंक्शनल ग्रुप बेस्ड ऑन नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिल ग्रुप दीज आर एसिडिक। यानी देखिए अब ये कह रहा है अगर NH3 की अमाउंट हम बढ़ा दें तो यानी कि वो बेसिक हो जाएगी, और हम COO नेगेटिव की अमाउंट बढ़ा दें तो वो एसिडिक हो जाएगी। ये तो सबको पता है कि भाई अगर एसिड को बढ़ाएंगे तो एसिडिक होते चले जाएगा चीज़, और बेस को बढ़ाएंगे तो बेसिक होता चला जाएगा। तो यही ये बता रहे हैं कि आर ग्रुप है, अगर इसके जगह हम एसिडिक कोई सब्सटेंस ला के जोड़ दें तो एसिडिक अमीनो एसिड कहेंगे, और इसके जगह हम ये ला के जोड़ दें
कि जो इसके पास NH2 कंपाउंड ज़्यादा है, या जैसे कि हम देखेंगे आगे, जैसे कि लाइसिन और ल्यूसिन है उसके एग्जांपल हैं, तो वो बेसिक हो जाएगी। और जैसे ग्लूटामिक एसिड जिसके पीछे वैसे ही एसिड लग रहा है, तो हाईली एसिडिक नहीं कहते इनको, थोड़े से लोवेस्ट कैटेगरी ऑफ एसिडिक होते हैं ये, जिनकी pH वैल्यू नियरली आपको 6-5 तक ही मिलती हैं। न्यूट्रल 7 पे है आपको पता है, और बेसिक जैसे कि 8-9 तक जाते हैं तो बेसिक हो जाता है। तो बेसिक आपकी इसमें लाइसिन एग्जांपल दिया है। न्यूट्रल यानी कि वैलिन, जब दोनों चार्ज बैलेंस करते हैं तो न्यूट्रल वैलिन हो गई। ये आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे ना पूछेंगे, 100% आपसे पूछेंगे, 100%, और ये आपकी हर जगह काम आएंगी। सिमिलरली दीज आर द एरोमेटिक अमीनो एसिड, जिसके पास यानी कि कोई बेंजीन ग्रुप लगा हो या अदर कोई ग्रुप लगे हों तो एरोमेटिक। ये मैं आपको एरोमेटिक अब बताऊंगा तो आप कहोगे कि भाई एरोमेटिक क्या होती है। एरोमेटिक ऐसा कार्बन होते हैं, कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर भाई जो आर को फंक्शनल ग्रुप होता है उसके अंदर भाई बेंजीन रिंग के अंदर फॉर्मेशन कर लेते हैं, या फिर जो प्लेन स्ट्रक्चर होता है 2n+ पाई रूल को फॉलो करते हैं, सिंगल प्लेन में पाए जाते हैं। तो वो केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू होता चला जाएगा, उसको छोड़िए, हम आगे बढ़ते हैं। तो एरोमेटिक जो बता रहे हैं वो याद करिएगा, जैसे कि टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन और ट्रिप्टोफैन। अब ये देखिएगा, जो ये अमीनो एसिड जो बता रहे हैं ना, इन्हीं अमीनो एसिड के कारण कुछ के अंदर रोग हो जाते हैं, यानी कि बीमारियां हो जाती हैं इनकी गड़बड़ से। तो मैं आगे जब आपको 12th में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि फिनाइलएलेनिन की जगह अगर वैलिन आ जाता है तो भाई आपकी क्या बीमारी हो जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है। PKU वगैरह हैं, वो कई चीज़ें हैं, वो आगे पढ़ेंगे। द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ अमीनो एसिड इज आयोनाइजेबल नेचर, यानी कि आयन नेचर की सबसे बड़ी इसकी प्रॉपर्टी है। NH2COOH ग्रुप होते हैं। हेंस इन सॉल्यूशन डिफरेंट pH, यानी कि अलग अलग किसी की अलग अलग pH होती है अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर। द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड आर चेंज, वो एक दूसरे में बदलते रहते हैं। ये ब्यूटामाइन आयन का मैंने कंसेप्ट आपको बता ही दिया। लिपिड आर जनरली वाटर इनसोल्यूबल, जो लिपिड है वो वाटर में इनसोल्यूबल है। क्योंकि बताया मैंने, क्योंकि भाई वो पोलर लाइक नहीं मॉलिक्यूल है, जो इसके पास पोलर नहीं है तो उसके दूर भागने की कोशिश करता है, दूर भागने की कोशिश करता है तो उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो पाता, तो बेसिकली उसके अंदर नॉन डिजोल्व। दे वुड बी सिंपल फैटी एसिड हो सकते हैं, जिनके पास कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच विच आर ग्रुप। जैसे मैंने आपको बताया था कि यह कोई आप आर ग्रुप मान लीजिए और इसके साथ COOH लगा दिया तो सिंपल फैटी एसिड हो गया। आर ग्रुप वुड बी मिथाइल, और देखें जो आर ग्रुप है ये मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल, और हायर नंबर CH2 ग्रुप, यानी कि कार्बन 19 तक हो सकता है। जिसको पास 19 होगा उसका कोलेस्ट्रॉल बोल देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि पैल्मेटिक एसिड, इसके पास ये कितने कार्बन हैं टोटल 16, इंक्लूडिंग एसिडिक कार्बन, जो एसिड की कार्बन का है उसको भी इंक्लूड करते हैं, कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन, यानी कि इस कार्बन को भी हमने इंक्लूड किया है। और इसके पास बची कितने 15, तो 15 + 1 टोटल 16 को हम क्या बोलेंगे पाल्मेटिक एसिड। आर्गेनिक एसिड 20 कार्बन का हो गया आपका। एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक कार्बन फैटी एसिड वुड बी सैचुरेटेड विद डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड। ये मैंने आपको पहले ही बताया कि यदि बिल्कुल सिंपल हो किसी के अंदर, जैसे कि मैं आपको ड्रा भी करके दिखाता हूँ अभी दोबारा एक बार, आप फिर अच्छे से समझ जाइएगा। यदि भाई मान लीजिए ये आपके पास कार्बन की चेन है, जिसमें स्लैश मार रहा हूँ, इसको आप हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन मान के चलिएगा। यदि सभी कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि वो कैसा हो गया सैचुरेटेड। यदि किसी कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड या फिर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड एक बार भी आता है, सिंगल टाइम में भी एक बार भी अगर बॉन्ड आ जाता है तो उसको हम कहेंगे बोथ आर नोन एज अनसैचुरेटेड। सॉरी इसको रब कर देता हूँ एक बार पहले, ये ग्लिसरॉल पे जाके टकरा गया तो इसको हम क्या बोलेंगे अनसैचुरेटेड।
इसको हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे। ये इसके ऊपर है विद डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अनदर लिपिड ग्लिसरॉल विच हैव द ट्राई कार्बोक्सिलिक। देखो अब हम एक और हमारे पास होता है जिसको हम बोलते हैं, तो मैं आपको ड्रा करके दिखा रहा हूँ, आगे सारी वैसे बने भी हुए हैं, मैं आपको वहीं दिखा देता हूँ। और जैसे इसके पास 3 कार्बन होंगे, तीनों के पास एक एक OH बॉन्ड अटैच होगा और उन OH बॉन्ड को एक एक रिमूव करके एक एक आप R ग्रुप जोड़ देंगे, जैसे कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। तो ये कैसा मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं, सॉरी ये कैसा मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं ग्लिसरॉल का, कि भाई CH2 एक एक OH मैं कहूँ इनको हटा दूँ और इनकी जगह आर की जगह जोड़ दूँ, तो कुछ कंपाउंड इस टाइप से बन जाएगा। ट्राई यानी कि 3 ग्लिसरिक यानी कि ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल था ये, तो इसकी जगह क्या जोड़ दिया मैंने, एक COO R, तो 3 बार क्या हो गया, तो ट्राइग्लिसराइड हो गया। ये ग्लिसरॉल से ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन करवा दी। तो ये अब सिंपल है, आप खुद देखिएगा कि भाई एक O को हटा के मैंने ये कंपाउंड जोड़ा है, एक O को हटा के मैंने ये कंपाउंड जोड़ा है। तो ये देख सकते हैं कि ये सिंपल है, कोई ज़्यादा इतना हार्ड एंड टफ है नहीं। बाकी ये जो है ये बिल्कुल सेम है एज़ यूजुअल, दोनों का जो बैकबोन है वो सेम है। जो ये बैकबोन आप देख रहे हैं ये सेम है दोनों की बैकबोन। तो ये ऐसे ही कंपाउंड है। इसको रब कर देते हैं, फिर आगे जब पढ़ेंगे तब अच्छे से पढ़ेंगे। फिलहाल इसको रब कर देते हैं। तो यहाँ हम आ गए थे ज़्यूट्राइन वगैरह, लिपिड शुरू कर चुके थे। और हम बता रहे थे भाई 19 कार्बन का हो तो 16 कार्बन का हो, 20 का हो तो ये बोलेंगे फैटी एसिड वुड बी सैचुरेटेड, नॉन सैचुरेटेड या सॉरी अनसैचुरेटेड, अदर सिंपल ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड प्रोपेन। ये जो हमने पढ़ लिया, इसका स्ट्रक्चर आप अपनी खुद सेल्फ एनसीईआरटी में देखिएगा और ड्रा करके देखिएगा, बहुत बार आपसे पूछेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पेज है। लिपिड ऑफ बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड दोनों होते हैं। देयर फैटी एसिड वुड बी फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल, यानी कि एस्ट्रीफाइड यानी कि ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ एस्टर का ग्रुप जोड़कर रख के उसके साथ फैट जोड़ दें तो एस्ट्रीफाइड बोलते हैं उसको। एक प्रकार की फैट ही होती हैं जो एस्ट्रीफाइड यानी कि एस्टर ग्रुप जुड़ गया उनके साथ। आप ये मत पूछेगा भाई एस्टर ग्रुप कौन सा है, COO ग्रुप कौन सा होता है। तो ये तो मैं आपसे सोच रहा हूँ कि ये तो आपको पता होगा कि ये जो ग्रुप होता है कौन सा होता है। ईस्टर और एस्टर ग्रुप में आप कंफ्यूज हैं या नहीं है, वो भाई देखो आप पे डिपेंड करता है कि कौन सा आपने कितनी केमिस्ट्री पढ़ी हुई है। हालांकि मैं आगे फिर भी आपको एक बार केमिस्ट्री बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं केमिस्ट्री भी थोड़ी बहुत करवा दूंगा जितनी मेरे को आती होगी। तो ये आपको हो चुका। दीज आर ऑल्सो फैटी एसिड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग। अगर भाई आपने रूम टेम्परेचर पे लिया और रूम टेम्परेचर पे वो मेल्ट है तो हम उसको कंसिडर करेंगे ऑयल में। आपने ये जाके फ्रीज के अंदर रख दिया और फिर भी वो लिक्विड फॉर्म में बना हुआ है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है, उसके अंदर कोई सेग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल नहीं हुआ है, तो उसको हम ऑयल बोल लेंगे। यदि सेग्रीगेशन ऑफ पार्टिकल हो गया यानी कि वो जम गया, सॉलिडिफाइड हो गया, तो उसको हम बेसिकली फैट बोल देंगे, तो यानी कि घी बोल देंगे जो होता है हमारा। और ऑयल जैसे पाल्मेथिक ऑयल हो गया या फिर आपकी सरसों का तेल हो गया, मस्टर्ड ऑयल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो आपको मस्टर्ड ऑयल हो गया। कैन यू फाइंड द मार्केट, मैंने आपको बता दिया। सम लिपिड है फॉस्फोरस ग्रुप जी और फॉस्फोराल्डिहाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, दीज आर द फॉस्फोलिपिड। देखिए जिसके पास फोस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट हो गया, यानी कि जैसे कि COOH के साथ मैंने PO4 ग्रुप भी जोड़ दिया, तो ये कैसा हो गया, फोस्फोरिक एसिड ग्रुप, वो फोस्फो
राइलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे जिसके अंदर फॉस्फोर जुड़ जाएगा, यानी कि फिर फॉस्फोलिपिड बोल देंगे इसको। अगर ये फैट के साथ जुड़ गए फॉस्फोर तो फॉस्फोलिपिड हो गया। मैं आगे बात को बताऊंगा कि भाई फॉस्फोरस का बहुत यूज़ है, बैकबोन फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की इसके अंदर कितना बड़ा रोल है इसका, ये सब हम आगे पढ़ेंगे तब बता दूंगा। फिलहाल आप यही याद कर दिए कि फॉस्फोलिपिड यानी फॉस्फोरस अगर उस चेन के साथ जुड़ गया तो उसको फॉस्फोलिपिड बोल देंगे। दीज आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, ये हमने पिछले वाले चैप्टर में पढ़ा है। लेसिथिन इज़ वन एग्जांपल, आप ये याद कर लीजिएगा, वहाँ भी लिखा हुआ था कि लेसिथिन एक ऐसा फॉस्फोलिपिड है। वो आपसे पूछेंगे लेसिथिन इज़ ए प्रोटीन, लेसिथिन इज़ ए कार्बोहाइड्रेट, लेसिथिन इज़ ए फैट, और लेसिथिन व्हाट टाइप ऑफ, ये फिर बोल देंगे लेसिथिन इज़ ए फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन इज़ ए सोडियम लिपिड, लेसिथिन इज़ ए अनदर टाइप ऑफ ग्लिसरॉल, या कुछ भी मतलब ABC आपको ऑप्शन दें तो लेसिथिन क्या है, फॉस्फोलिपिड यानी कि फैट। स्पेशली द न्यूरल टिश्यू हैव लिपिड विद मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो न्यूरॉन होता है इसके चारों तरफ माइलिन शीथ का होती है, तो ये माइलिन शीथ जो होती है ये फैट की है। क्योंकि ये क्यों होती है, इनको बीच में नोड ऑफ रेनवियर बोल देते हैं। तो ये क्यों होती है, ये चार्ज को लीक नहीं होने देती, अगर चार्ज लीक नहीं होगा तो कंडक्शन ज़्यादा जल्दी कर लेता है। तो माइलिनेटेड हाईली कंडक्टिव होते हैं देन नॉन माइलिनेटेड। ये देखो, ये जो आप ह्यूमन फिजियो पढ़ेंगे तब उसके अंदर अच्छे से इनको सब पढ़ेंगे। तो एक काम करते हैं, पहले इस चैप्टर को फिनिश करके, सॉरी इस यूनिट को फिनिश करके फिर हम ह्यूमन फिजियो शुरू करते हैं, उसके बाद हम प्लांट फिजियो शुरू कर लेंगे, और आफ्टर दैट भाई जो रटने वाले टॉपिक हैं वो एट लास्ट करेंगे, पहले समझने वाले कर लेते हैं ज़्यादातर। तो ये सब समझने वाले टॉपिक हैं। खैर कहने की बात है कि बायो रटी जाती है, मेरे को नहीं लगता कि कोई आदमी बायो रट भी सकता है। सबसे बेसिक है समझनी, बायो समझ में आ गई तो सुपर है भाई। तो हम इसको करते हैं लिविंग ऑर्गेनिक, सॉरी मैंने टाइम पे ध्यान नहीं दिया, आज तो टाइम काफ़ी हो गया। तो एक काम करते हैं, हम इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ये लास्ट पैराग्राफ को हम कल कंटिन्यू करेंगे, उसके साथ आगे हम बढ़ेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा एज़ यूजुअल। थैंक यू, थैंक you everyone for watching my video.